यूट्यूब चैनल में आप सबका पुनः स्वागत है। दोस्तों, रेलवे एग्जाम के लिए हम आज प्रैक्टिस सेट नंबर 25 लेकर आए हैं। आपको बता दें कि हमारे इस प्रैक्टिस सेट में जो संकलित किए जाते हैं वो क्वेश्चंस केवल रेलवे एग्जाम ही नहीं, यूपी ट्रिपल एससी, एसएससी या कोई अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उन सबके लिए महत्वपूर्ण होते हैं। तो कृपया पूरी वीडियो को ध्यान से सुने और प्रश्न के अलावा जो भी आपको सूचनाएं दी जाती हैं उनको भी ध्यान से सुने, क्योंकि वो बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं परीक्षा की दृष्टि से। तो प्रारंभ करते हैं अपने प्रश्न नंबर 1 से। पहला प्रश्न है कि 30 मई 1919 को अपना अलंकरण भारत सरकार को सौंपने वाले व्यक्ति कौन थे? विकल्प ए जमनालाल बजाज, विकल्प बी तेज बहादुर सप्रू, विकल्प सी महात्मा गांधी और विकल्प डी रविंद्रनाथ टैगोर। तो इसका सही विकल्प कौन सा होगा? दोस्तों, विकल्प डी यानी रविंद्रनाथ टैगोर इसका सही जवाब है। आपको बता दें 1919 में जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उसके विरोध में इन्होंने नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी थी। अगला सवाल है, उज्जैन का प्राचीन काल में क्या नाम था? आपको बताना है प्राचीन काल में इसका क्या नाम था। विकल्प ए है तक्षशिला, विकल्प बी है अवंतिका, विकल्प सी है इंद्रप्रस्थ और विकल्प डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब कौन सा होगा? दोस्तों, सही जवाब होगा विकल्प बी यानी अवंतिका उज्जैन का प्राचीन कालीन नाम था। आपको बता दें तक्षशिला के जो महान आचार्य थे उनको चाणक्य, आचार्य चाणक्य बोलते थे। इन्होंने एक पुस्तक लिखी है अर्थशास्त्र। कई परीक्षाओं में पूछा गया है कि जो अर्थशास्त्र है ये किसकी पुस्तक है, और कई बार ये भी पूछा गया है कि अर्थशास्त्र किस सब्जेक्ट से जुड़ी हुई है। तो आपको बता दें अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स से नहीं, जब पॉलिटिकल साइंस से जुड़ी हुई किताब है। तीसरा सवाल है, भगवान बुद्ध के द्वारा बताए गए मध्यम मार्ग का क्या अभिप्राय है? विकल्प ए दुख और सुख के बीच का मार्ग, विकल्प बी आत्मा परमात्मा के बीच का मार्ग, विकल्प सी स्वर्ग प्राप्ति का मार्ग और विकल्प डी ना अधिक कामभोग और ना अधिक काया क्लेश। तो इसका सही जवाब कौन सा होगा? दोस्तों, विकल्प डी यानी ना अधिक कामभोग और ना अधिक काया क्लेश ये भगवान बुद्ध का मध्यम मार्गी नियम था। आपको बता दें भगवान बुद्ध या महात्मा बुद्ध ने जिस धर्म की स्थापना की थी उसका नाम है बौद्ध धर्म। इन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना की थी। चौथा सवाल है, ITC-Z की गतिविधि मुख्यतया वर्षा की अवधि निर्धारित करती है। आपको बताना है किन देशों में ये ITC-Z जो है इसकी वजह से वर्षा की अवधि निर्धारित होती है। विकल्प ए है भारत में, विकल्प बी है चीन में, विकल्प सी है जापान में और विकल्प डी है इंडोनेशिया में। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा विकल्प ए यानी भारत में ये विशेष रूप से वर्षा की अवधि को निर्धारित करती है। ITC-Z का जो फुल फॉर्म है वो है इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। दोस्तों, ये दक्षिणावर्त और उत्तरावर्त दोनों ओर चलती रहती है, जिसकी वजह से भारत में जो वर्षा की अवधि है वो निर्धारित होती है। भारत का जो भूभाग है उत्तर से दक्षिण की ओर, वो दक्षिण से 8 डिग्री के आसपास से लेके 37 डिग्री तक है। ये मुख्यतया जो है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में भारत की सिचुएशन है। आपको बता दें कि वर्षा मुख्यतः जो भारत में होती है वो मानसूनी पवनों के द्वारा ही होती है। दक्षिण पश्चिम जो मानसूनी पवने हैं उसके माध्यम से भारत में ज़्यादातर वर्षा होती है। पांचवा सवाल है, निम्नलिखित में से किस देश में प्रवाल द्वीप पर्यटकों को आकर्षित करते हैं? विकल्प ए है इंडोनेशिया, विकल्प बी है मालदीव, विकल्प सी है श्रीलंका और विकल्प डी है ट्रिनिदाद। तो इसका सही विकल्प कौन सा होगा? फ्रेंड्स, इसका सही विकल्प है विकल्प बी यानी कि मालदीव में जो प्रवाल द्वीप है वो प्रायः पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। टूरिज्म यहाँ का विशेष जो है सेक्टर है, डेवलपिंग सेक्टर है, वो टूरिज्म है। आपको बता दें ऑस्ट्रेलिया के जो उत्तर पूर्व साइड पे एक महान दीवार है वो ग्रेट बैरियर रीफ के नाम से जानी जाती है। आपको बता दें ये कोरल रीफ के द्वारा तैयार की गई एक दीवार है। तो कई बार पूछा गया है कि ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पे है, तो यह ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व में है। छठा सवाल है, आल्प्स पर्वत किन देशों में फैले हुए हैं? आपको बताना है कि जो आल्प्स पर्वत है बेसिकली यूरोप में पड़ता है, तो ये किन देशों में फैला हुआ है? विकल्प ए है फ्रांस, स्विट्जरलैंड, इटली, रोमानिया, विकल्प बी है फ्रांस, स्विट्जरलैंड, इटली, रोमानिया, विकल्प सी है फ्रांस, स्विट्जरलैंड, इटली और स्पेन, विकल्प डी है फ्रांस, स्विट्जरलैंड, इटली और बेल्जियम। तो इसका सही विकल्प कौन सा होगा? दोस्तों, इसका सही विकल्प है विकल्प बी। साथ ही आपको बता दें ए भी हो सकता है क्योंकि दोनों का
सेम ही ऑप्शन में देशों का नाम दिया गया है, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, इटली और रोमानिया। 7वां सवाल है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम से ठीक पहले भारत के राष्ट्रपति कौन थे या कौन थी? विकल्प ए श्रीमती प्रतिभा पाटिल, विकल्प बी श्री KR नारायण, विकल्प सी डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा और विकल्प डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब कौन सा होगा? दोस्तों इसका सही जवाब है विकल्प बी यानी श्री KR नारायणन राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम से पहले थे। जो APJ अब्दुल कलाम का कार्यकाल था वो बेसिकली 2002 से 2007 के बीच में था। आपको बता दें श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जो थे ये भारत की पहली महिला राष्ट्रपति थे भारतीय इतिहास में। 8वां सवाल है, भारत के राष्ट्रपति के अतिरिक्त निम्नलिखित में से किसके पास क्षमा करने की शक्ति यानी कि पार्डनिंग पावर है? विकल्प ए है राज्यों के राज्यपाल, विकल्प बी है प्रधानमंत्री, विकल्प सी है गृह मंत्री और विकल्प डी है भारत के अटॉर्नी जनरल। तो आपको बताना है इसका सही जवाब कौन सा होगा। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब होगा विकल्प ए यानी राज्यों के राज्यपाल के पास पार्डनिंग पावर है। राष्ट्रपति के अतिरिक्त मतलब राष्ट्रपति के अतिरिक्त राज्यों के जो राज्यपाल है उनके पास भी है क्षमा दान की जो शक्ति है वो है। विकल्प 9वां सवाल है, भारत के मुख्य न्यायाधीश को पद की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? विकल्प ए है राष्ट्रपति द्वारा, विकल्प बी है प्रधानमंत्री द्वारा, विकल्प सी है विधि मंत्री द्वारा, विकल्प डी है उपराष्ट्रपति द्वारा। तो आपका बताना है जो भारत के CJI है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उनको पद की शपथ कौन दिलाता है? तो इसका सही जवाब कौन सा होगा? विकल्प ए यानी राष्ट्रपति इसका सही जवाब है। राष्ट्रपति द्वारा भारत के जो CJI है मुख्य न्यायाधीश है उनको शपथ दिलाई जाती है। राष्ट्रपति को जो शपथ दिलाता है वो या तो CJI होते हैं या फिर सुप्रीम कोर्ट के कोई वरिष्ठतम जो न्यायाधीश होता है उनके द्वारा दिलाई जाती है। प्रधानमंत्री को शपथ राष्ट्रपति द्वारा दिलाया जाता है और उपराष्ट्रपति को शपथ भी राष्ट्रपति के सम्मुख ही लेना होता है। 10वां सवाल है, निजी बचत खाता किसमें नहीं खोला जा सकता? विकल्प ए है सहकारी बैंकों में, विकल्प बी है शेड्यूल्ड बैंकों में, विकल्प सी है भारतीय रिजर्व बैंक में और विकल्प डी है राष्ट्रीयकृत बैंकों में। तो इसका सही जवाब कौन सा होगा? दोस्तों इसका सही जवाब है विकल्प सी यानी भारतीय रिजर्व बैंक RBI में निजी बचत खाता नहीं खोला जा सकता। आपको बता दें RBI को बैंकों का बैंक या देश का केंद्रीय बैंक बोलते हैं, इसको देश का सरकारी बैंक भी बोलते हैं। इसकी स्थापना 1935 में की गई थी। 1934 में एक एक्ट लाया गया था RBI एक्ट, उसके तहत 1935 में की गई थी। 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। आपको बता दें भारत की जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसको जो काम संभालता है वो RBI द्वारा ही संभाला जाता है। हालांकि अभी हाल फिलहाल में संशोधन कर एक मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बना दी गई है जिसमें RBI और सरकार के कुछ लोग शामिल होते हैं। वर्तमान में RBI के जो चीफ हैं उनका नाम है शक्तिकांत दास। ये भी याद रखें, करंट अफेयर्स में पूछा जा सकता है। शक्तिकांत दास वर्तमान में RBI के चीफ हैं। 11वां सवाल है, निम्नलिखित में से कौन आर्थिक बुनियादी ढांचा जो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका उदाहरण नहीं है? आपको बताना है कौन सा उसका उदाहरण नहीं है। विकल्प ए है सड़क, विकल्प बी है रेलवे, विकल्प सी है शिक्षा और स्वास्थ्य और विकल्प डी है ऊर्जा। तो इसका सही जवाब कौन सा होगा? दोस्तों विकल्प सी यानी शिक्षा और स्वास्थ्य बुनियादी ढांचा इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर का एक उदाहरण नहीं है, बल्कि रोड, रेलवेज और एनर्जी तीनों ही आर्थिक बुनियादी ढांचा इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर का उदाहरण है। 12वां सवाल है, चाय बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? हेडक्वार्टर कहाँ पे है चाय बोर्ड का? आपको बताना है। विकल्प ए है बंगलोर, विकल्प बी है कोच्चि, विकल्प सी है कोलकाता और विकल्प डी है दार्जिलिंग। तो इसका सही जवाब होगा विकल्प सी यानी कोलकाता। कोलकाता में टी बोर्ड का हेडक्वार्टर है। आपको बता दें जो कॉफ़ी बोर्ड का हेडक्वार्टर है, कॉफ़ी बोर्ड, उसका हेडक्वार्टर बंगलौर है। तो इसको भी याद रखें, बंगलौर में कॉफ़ी बोर्ड का हेडक्वार्टर है। 13वां सवाल है, कठोर जल से कैल्शियम और मैग्नीशियम निकालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? आपको बताना है जो कठोर जल होता है, हार्ड वाटर होता है, उसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम को निकालने की प्रक्रिया को, प्रोसेस को क्या कहते हैं? विकल्प ए है अवसादन, विकल्प बी है फिल्ट्रेशन, विकल्प सी है ऊर्णन और विकल्प डी है मृदुकरण, जल मृदुकरण। तो इसका सही विकल्प कौन सा होगा? दोस्तों इसका सही विकल्प है विकल्प डी यानी जल मृदुकरण।
कठोर जल से कैल्शियम और मैग्नीशियम निकालने की प्रोसेस को कहते हैं। आपको बता दें, पानी में 2 टाइप की अशुद्धियाँ होती हैं जिसके कारण जल को कठोर जल बोलते हैं। एक होता है अस्थायी कठोर जल, एक होता है स्थायी कठोर जल। अस्थायी जो कठोर जल होता है उसमें बेसिकली कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट पाए जाते हैं, और जो स्थायी कठोरता होती है उसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड पाए जाते हैं। आपको बता दें, जो स्थायी जल होता है, स्थायी कठोर जल होता है, उसको बॉइलिंग के द्वारा उसके अशुद्धियों को दूर नहीं किया जा सकता। 14वां सवाल है, निम्नलिखित में से नाइट्रोजन और फास्फोरस की अधिक सांद्रता के कारण क्या होता है? विकल्प ए है सुपोषण, विकल्प बी है कठोरता, विकल्प सी है क्षारता और विकल्प डी है अम्लता। तो इसका सही जवाब कौन सा होगा दोस्तों? इसका सही जवाब होगा विकल्प सी यानी क्षारता। नाइट्रोजन और फास्फोरस की अधिक सांद्रता के कारण क्षारता की स्थिति पाई जाती है। 15वां और आज का अंतिम सवाल है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी गैस रंगीन होती है, कलर्ड होती है ये गैस? आपको बताना है। विकल्प ए है ऑक्सीजन, विकल्प बी है नाइट्रोजन, विकल्प सी है क्लोरीन और विकल्प डी है हाइड्रोजन। तो इसका सही जवाब कौन सा है दोस्तों? विकल्प सी यानी क्लोरीन इसका सही जवाब है। क्लोरीन जो गैस होती है वो एक रंगीन गैस होती है। धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो कृपया लाइक करें, शेयर करें। आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों, हमारी हर वीडियो में ये अपेक्षा रहती है कि आपके अगर कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखा करें। आपकी सफल भविष्य के लिए हमारी ओर से शुभकामनाएं। धन्यवाद।